नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे एक एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है क्रोनो ज्ञान। यह मैं आपके लिए स्पेशली लेके आया हूँ करंट अफेयर को लिए। करंट अफेयर में हम वर्ल्ड का, इंडिया और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर देखेंगे। जो बच्चे एसएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वर्ल्ड और इंडिया यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल रहेगा, और जो बच्चे आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको साथ ही साथ राजस्थान भी यहाँ पे मिलेगा। यानी यूपीएससी और एसएससी तैयारी करने वाले बच्चे वर्ल्ड और इंडिया को देखने के बाद वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और राजस्थान के लिए तैयारी करने वाले बच्चे आगे देखेंगे जो राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं जो भी होगी यहाँ पे। यहाँ हम कोशिश करेंगे कि पर डे लेके आएँ, दैनिक रूप से, प्रति सप्ताह वीकली लेके आएँ, और मंथली उनको सबको कंबाइन करके जो हमने पढ़ा है उसको कंबाइन एक वीडियो डालेंगे ताकि आपका मंथली भी रिवीजन हो जाए। हमारा मेन यही है कि करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, भले चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी का हो या फिर आरपीएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर अधीनस्थ बोर्ड का एग्ज़ाम हो। इसमें करंट अफेयर होता है ना, एक बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा रोल होता है करंट अफेयर का, और हम कोशिश करेंगे कि उस पूरे पार्ट को, उस पूरे रोल को हम यहाँ पे सॉल्व कर लें। करंट अफेयर में बच्चों में दिक्कत रहती है कि बच्चों को करंट अफेयर कभी क्या है कि एस्पिरेंट्स को ढंग की जगह नहीं मिलता। हम यहाँ पे कलेक्टिव मिलेगा आपको करंट अफेयर के साथ साथ। इस चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट स्कीम्स मिलेगी, जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम होगी वो सब आपको यहाँ पे मिलेगी। उस स्कीम जितनी भी करंट में चल रही हो, चाहे पुरानी स्कीम हो जो महत्वपूर्ण हो, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगी इस चैनल के माध्यम से। तो हमारे यहाँ पे क्या काम हो गया, मेन तो करंट अफेयर कवर करेंगे, डेली कर सकते हैं, वीकली भी करेंगे और मंथली भी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट स्कीम, तो आज हम देखेंगे एक स्कीम के बारे में। आज का हमारा एक मेन लेक्चर है स्कीम के बारे में। स्कीम कौन सी? सबसे पहले स्कीम क्या होती है और कितने प्रकार की होती है ये देख लेते हैं। क्या छोड़ो, क्योंकि योजना क्या होती है तो पता ही है। किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार कुछ कार्यक्रम बनाती है जो योजनाओं के रूप में हो सकते हैं, उन्हें योजना कहते हैं। अब क्या होती है ये देखते हैं सबसे पहले कि इनमें क्या फ़र्क होता है। योजनाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। मुख्य रूप से योजनाएं दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। एक स्कीम होती है, देखो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसको हिंदी में कहते हैं केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना। और एक स्कीम होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंटर सेक्टर स्कीम ये होती है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं मुख्यतः स्कीम दो ही होती है। अब एक स्टेट अगर स्टेट अपनी स्कीम बनाए तो वो चीज़ अलग है, वो स्टेट पे डिपेंड करती है। लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली सेक्टर स्कीम में कुछ फ़र्क होते हैं, एक दो फ़र्क होते हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला फ़र्क क्या होता है? सबसे पहला फ़र्क होता है इनका वित्तीय भागीदारी को लेके। इनका क्या होता है सबसे पहला फ़र्क? वित्तीय भागीदारी। वित्तीय भागीदारी मतलब पैसा कौन कितना लगाएगा, फाइनेंशियल पार्टनरशिप कितनी होती है, फाइनेंशियल जो पार्ट होगा किसका कितना होगा। इसमें केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी होती है, केंद्र की भी होती है और राज्य की भी होती है। किसमें? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में केंद्र की भी और राज्य की भी। और कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? वो कितनी भी हो सकती है। कुछ स्कीम्स में 90:10 होते हैं, 90% ही पैसा ये लगाती है केंद्र और 10% क्या लगाती है? राज्य लगाती है। कुछ स्कीम हो गई जिसमें 80-20 हो सकता है, कुछ में 75-25 हो सकता है, और कुछ स्कीम ऐसी होती है जिसमें 50-50 आधा आधा पैसा लगाते हैं सेंट्रल और स्टेट। यानी कि सबसे पहला तो क्या हुआ, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में वित्तीय भागीदारी यानी कि फाइनेंशियल जो पार्टनरशिप होगी वो केंद्र और राज्य दोनों में होगी। और ये तो एग्जाम्पल्स है कि इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है। अब इसी के हिसाब से
सेंट्रल सेक्टर को देख सकते हैं कि इसमें वित्तीय भागीदारी का क्या सीन है। तो जैसे ये स्कीम है, इसमें जो वित्तीय भागीदारी होगी ना, इसमें जो वित्तीय भागीदारी होगी यानी कि जो फाइनेंशियल बर्डन होगा वो वित्तीय भागीदारी किसके ऊपर होगा? केंद्र के ऊपर, यानी पूर्णतया केंद्र पर है। यानी कि 100% पैसे कौन देगा? केंद्र देगा। 100% पैसे कौन देगा? केंद्र देगा। ये इसका मुख्य अंतर है। अगर कोई अंतर पूछा जाए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर में, तो भागीदारी को लेके ही जो मुख्य अंतर है वो यही है, भागीदारी को लेके। कहीं कहीं कुछ अंतर क्रियान्वयन को लेके भी है कि इसमें क्रियान्वयन कौन करता है। देखो कुछ स्कीम है क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन, इस काम को करेगा कौन? हमने तो बना दिया भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हमने तो स्कीम बना दी, अब आप उसको पूरा करो, कैसे करो वो आपकी मर्जी है। तो क्रियान्वयन कौन करेगा ये निर्भर करता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी भी कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी भी कर सकती है, ये भी करवा सकती है और ये भी कर सकती है। ये क्रियान्वयन इसमें हो सकता है। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये वाली स्कीम है, इसमें जो क्रियान्वयन हो गया, इसमें तो जो क्रियान्वयन होगा यानी कि जो स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो कौन करेगा? स्टेट करेगा। गवर्नमेंट ने कहा हमने तो आपको बना के दे दी स्कीम, आप थोड़े बहुत पैसे लगाओ और इसको अप्रूव करो, इसको बनाओ। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का एग्जांपल देखते हैं, इसका उदाहरण देखें। इसका उदाहरण हो गया नेशनल और रूरल हेल्थ मिशन। ये पूर्णतया केंद्र पर निर्भर है, इसका केंद्र ही निर्माण करती है। सारे पैसे 100% पैसे किसके लगेंगे? सेंटर के, केंद्र के लगेंगे। और इसका एग्जांपल देखें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है आज की डेट में जो चल रहा है वो मनरेगा। कौन सा एग्जांपल है? मनरेगा। बना केंद्र रही है, कुछ पैसा स्टेट भी लगा रहा है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन कौन करेगा? स्टेट, राज्य करेगा। इसका क्रियान्वयन राज्य करेगा। ठीक है। और चलो तो अब हम क्या शुरू करते हैं? स्कीम पढ़ना। जो आज हमारी सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है, ये आपको समझ में आ गया ना? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रली सेक्टर स्कीम, इन दोनों के बीच में मैंने आपको जो मेन अंतर था वो समझा दिया। तो अभी आगे आएगी तो कुछ स्कीम आएगी ऐसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड आएगी, कुछ स्कीम आएगी सेंट्रली सेक्टर स्कीम आएगी। तो इन दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। आज जो हम स्कीम पढ़ेंगे, जो आज हमारी पहली क्लास है, हमारी पहली क्लास की जो स्कीम होगी वो होगी प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, इसको हम एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये कब स्टार्ट कब हुई, इसको बनाया किस मंत्रालय ने था। कोई भी स्कीम होगी इसको कोई ना कोई मंत्रालय बनाएगा। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? बाद में इसमें एलिजिबल कौन है? इसमें कोई ना कोई स्कीम के कोई ना कोई एलिजिबल होगा। हर कोई एलिजिबल होता नहीं हर स्कीम के लिए। फिर उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके लाभ क्या क्या है, और इसके बीच में यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपको मैं बताऊंगा इसका ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य है। कोई भी स्कीम उसका उद्देश्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उद्देश्य कभी आप मिस मत करना, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी वो उद्देश्य ही होगा। तो हम उद्देश्य देखेंगे, लाभ देख लेंगे, उसके बाद कुछ अदर्स, कुछ और चीज़ होगी उनको भी देख लिया जाएगा। हर स्कीम में हम इसी प्रोसेस से चलेंगे। कब बना, किसने बनाया, उद्देश्य क्या है उसका, इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, एलिजिबल कौन कौन है, उसमें बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं, उसके बाद कुछ अदर बेनिफिट्स या कुछ अदर चीज़ें होगी, जो भी आंकड़े होंगे कुछ, या फिर जो भी होगा आप देखेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख रहे हैं हमारा, तो हमारा चलेगा इंग्लिश। हमारा क्या चलेगा? सिस्टम इंग्लिश में चलेगा। तो ना तो हिंदी वालों को घबराने की जरूरत है, ना इंग्लिश वालों को, दोनों के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा। हमारी पहली स्कीम है प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना। तो अब इंग्लिश में भी लिखूँ तो प्रधान को PRADHAN MANTRI मातृ वंदन और योजना ऐसे लिखेंगे। तो इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना। ठीक है। हिंदी में तो लिखा हुआ ही है। देखो इसमें एक महिला है, एक बालक है, और एक लोगो दे रखा है। लोगो पे क्या दे रखा है? एक ध्येय वाक्य दे रखा है। ये देखो, मातृशक्ति राष्ट्र शक्ति। ये क्या होता है? इसका ध्येय वाक्य है। कुछ एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, SSC में पूछा जा सकता है, अधीनस्थ बोर्ड में पूछा जा सकता है,
कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का ध्येय वाक्य है, मोटो क्या है, मातृशक्ति, राष्ट्र शक्ति। तो हमें चीज़ें याद रखनी है। अब शुरू करते हैं इस स्कीम को। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का सबसे पहले कब शुरू हुई थी? देखो, ये शुरू हुई थी 1 जनवरी 2017 से। कब से शुरू हुई थी? 1 जनवरी 2017 से। कब तक चली थी? 31 अप्रैल नहीं, 31 मार्च 2022 तक चली थी ये। अब मार्च, क्योंकि मार्च में ही वित्तीय वर्ष का अंत होता है, 31 मार्च को है ना, 31 मार्च को कोई भी वित्तीय वर्ष होता है ना सरकार का, उसी वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है। उसके बाद 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है, नया फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये शुरू कब हुई थी? 1 जनवरी 2017 से। कब तक चली? 31 मार्च 2022 तक। तो इसके बाद क्या ये स्कीम खत्म हो चुकी थी? नहीं, ये स्कीम खत्म नहीं हुई। इसके बाद इसका नया वर्जन स्टार्ट हो गया था, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 2.0। इसमें कुछ अलग, क्या उसके ऑब्जेक्टिव अलग हो गए कुछ, और कुछ इसमें ऐड कर दिया गया, कुछ इसमें चीज़ें जोड़ दी गई। इसके लिए इसको नया बना दिया गया, और ये इसी के अगले दिन नए वित्तीय वर्ष से 1 अप्रैल से ये स्टार्ट हुई, 1 अप्रैल 2022 से। इसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 2.0 को कब आगे पढ़ेंगे, तब तक इसको देख लेते हैं। तो ये शुरू कब हुई, इसको ध्यान रखना, 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2022 तक ये स्कीम चली है। इंग्लिश में देखो, स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी से, अप्रैल की जगह आप कर लो मार्च, ठीक है, 2022। इसका संचालन या इसके किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा इनिशिएट की गई है? ये की गई है महिला व बाल विकास मंत्रालय। वह मंत्रालय जो महिला व बाल विकास से संबंधित है, उस मंत्रालय के द्वारा ये स्कीम संचालित की गई है। जब स्किल का संचालन हुआ था तब शायद इसकी मंत्री मेनका गांधी थी, तब शायद मेनका गांधी इस मंत्रालय की मंत्री हुआ करती थी। उन्होंने ये इस स्कीम का संचालन किया था, महिला व बाल विकास मंत्रालय। और ये देखो, ये आगे ना यहाँ पे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। ये क्या है? केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना। इसका मतलब इसमें सेंट्रल का और स्टेट का कुछ पार्ट है, कुछ पैसे सेंट्रल लगा रहा है, कुछ पैसे स्टेट लगाएगा। यानी इनिशिएटेड बाई, इंग्लिश में देखें तो इनिशिएटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, यहाँ पर MEN है, वुमेन, ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसका ध्येय वाक्य हम पहले ही देख चुके हैं, मातृशक्ति राष्ट्र शक्ति। इंग्लिश में देख लेते हैं मोटो क्या है। यही सेम मोटो इंग्लिश में लिखा हुआ है, एम्पावरिंग मदर शेपिंग जनरेशन। एम्पावरिंग मदर माता को शक्ति दे रहा है, और जनरेशन यानी राष्ट्र, जो आने वाला राष्ट्र, उसको शेप दे रहा है, उसको शक्ति दे रहा है, शेपिंग जनरेशन। ये स्कीम खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शुरू की गई थी। एक स्कीम है, एक एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है भारत में, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है। इसके तहत 2013 में शुरू हुआ था, इसके तहत इस स्कीम को शुरू किया गया है, इस योजना को शुरू किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सी योजना है जो इस एक्ट के तहत शुरू की गई है, लेकिन इसको भी इसी के तहत शुरू किया गया है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। और इसके अलावा देखते हैं क्या है इसका उद्देश्य। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी स्कीम का हमें उद्देश्य ध्यान में होना चाहिए, इसकी ऑब्जेक्टिव्स ध्यान में होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि कामकाजी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान मजदूरी का नुकसान न उठाना पड़े। जो कोई महिला है जो रेगुलर रोजगार में नहीं है, या जिसके पास कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, या फिर कोई ऐसी प्राइवेट नौकरी नहीं है जैसे स्कूल प्राइवेट टीचर हो, ऐसी नौकरी नहीं है, तो उस महिलाओं को जो मजदूरी कर रही है उस मजदूरी का नुकसान न उठाना पड़े। जब महिला प्रेग्नेंट होगी या गर्भावस्था के दौरान होगी तो वह मजदूरी पे नहीं जाएगी, अपने बच्चे का ध्यान रखेगी, या फिर जब लेबर पेन होगा या जब प्रसव होगा, प्रसव के दौरान भी वो मजदूरी पे नहीं जा सकती, तो उसको क्या उठाना पड़ेगा? मजदूरी का नुकसान। ऐसे महिलाओं की ये तो डेली वेजेस पे होते हैं, ये तो डेली वेजेस पे जीवन व्यतीत करते हैं, इनको तो हर दिन दिहाड़ी मिलती है। जिस दिन काम किया उस दिन दिहाड़ी मिल गई, और जिस दिन काम किया नहीं किया उस दिन उसको दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिलेगी। तो ऐसी महिलाओं के लिए ये स्कीम लाई गई है कि जब ये प्रेग्नेंट हो तो उनको मजदूरी का नुकसान न उठाना पड़े। और इसके लिए हमें क्या मिलेगी? इसके लिए इन महिलाओं को मिलती है वित्तीय सहायता, मिलती है वित्तीय सहायता, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है, वित्तीय सहायता मिलती है। और कैसे मिलती है वो आगे हम लाभ में देखेंगे। तो फिलहाल ये सोच लो कि इनको कुछ वित्तीय सहायता मिलती है। किनको मिलती है?
जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको, जो क्या है, प्रेग्नेंट है, ठीक है। और दूसरा कि प्रेग्नेंट महिला, उसके साथ साथ जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, जो लैक्टेटिंग वुमन है, यानी कि जो दूध पिलाती है, इसको माना जाता है 6 महीने तक के लिए, कि जो महिलाएं 6 महीने तक अपने बच्चों को दूध पिला रही है उसको लैक्टेटिंग वुमन माना जाता है। अब पिलाने को तो भले आप 2 साल तक पिला दो, 2 साल पिला दो, 3 साल पिला दो, लेकिन वो बात गवर्नमेंट यहाँ पे मानती नहीं है। गवर्नमेंट मानती है कि 6 महीने तक बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है बच्चे को दूध पिलाना। अगर आप 6 महीने तक पिला रहे हो तो आप लैक्टेटिंग वुमन हो, तो आप इस स्कीम के अंडर लाभ उठा सकते हो। इस योजना के तहत आप क्या कर सकते हो, फायदा उठा सकते हो। अब इसका ऑब्जेक्टिव है वो भी इंग्लिश में, टू प्रोवाइड केस इनिशिएटिव फॉर पार्शियल कंपनसेशन फॉर द वेज लॉस। जो वेज लॉस हो रहा है उसको, उस वेज लॉस को क्या किया जाए, पार्शियल कंपनसेट किया जाए। किसके लिए, सो दैट वुमन टेक एडिक्वेट रेस्ट, उसको बराबर रेस्ट मिल जाए। कब, बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी। कुछ महिलाएं क्या होती है बेचारी, इतना पैसा नहीं होता उनके पास, महिलाओं के पास, तो वो क्या करती है, मजदूरी प्रेगनेंसी के दौरान भी करती है। तो उससे क्या नुकसान होगा, महिलाओं की खुद का सेहत का भी, और बच्चे जो चाइल्ड होगा उसके सेहत पे भी नुकसान पड़ेगा, दोनों को नुकसान होगा। तो ऐसा नुकसान नहीं करना, इसलिए गवर्नमेंट इसको क्या करती है, स्कीम में बेनिफिट्स दे रही है, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट दे रही है, कुछ वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जा रही है। और क्या है वो हम लाभ में देखेंगे, फिलहाल के लिए आप इसके ऑब्जेक्टिव देखो। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो इनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, यानी उनका पोषण हो, जो पोषण की आवश्यकता है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हो, जो पोषण की आवश्यकता है वो पूरी की जा सके। किनकी पूरी की जा सके, प्रेग्नेंट वुमेन की और लैक्टेटिंग वुमेन की। इनको PW या LM, लैक्टेटिंग मदर और प्रेग्नेंट वुमेन, इनकी पोषण की आवश्यकताएं पूरी की जा सके। अब देखो, इनमें कहीं बच्चे का नाम नहीं है, इनमें कहीं चाइल्ड का जिक्र नहीं है कि बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा करो, बच्चे की पोषण की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। इस स्कीम के तहत इस उद्देश्य में शामिल है नहीं है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि यह इनके उद्देश्य में शामिल नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका क्रियान्वयन कौन करता है। चूंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो इसका क्रियान्वयन निश्चित रूप से कोई स्टेट करेगा, और स्टेट में मिनिस्ट्री नहीं होती, ध्यान रखना, स्टेट में मिनिस्ट्री नहीं होती, स्टेट में होते हैं डिपार्टमेंट। जैसे सेंट्रल में होगी हेल्थ मिनिस्ट्री, तो यहाँ पे होगा हेल्थ डिपार्टमेंट। मंत्री होता है, मिनिस्टर होता है, लेकिन मिनिस्ट्री नहीं होती, यहाँ पे डिपार्टमेंट होते हैं। तो स्टेट में कौन सा डिपार्टमेंट होगा, कौन सा विभाग होगा, सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण विभाग, इसके साथ स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग, इनमें समन्वय होगा। और जो धरातल पे काम कौन करेगा, धरातल पे क्रियान्वयन का काम कौन करेगा, वो करेगा आंगनवाड़ी केंद्र। आंगनवाड़ी केंद्रों में जाएगी महिलाएं, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगी गर्भावस्था महिलाएं, और फिर उनको वहाँ से बेनिफिट्स मिलेगा, उनका नाम रजिस्टर कर लिया जाएगा, फिर उनको उनके अकाउंट नंबर ले लिए जाएंगे, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ पैसे दिए जाएंगे उनके अकाउंट में, DBT उनके अकाउंट में हो जाएगा, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, DBT उनके अकाउंट में। कब होगा, जब आप आंगनवाड़ी केंद्र में, जब जो महिला गर्भस्थ महिला है, गर्भावस्था में जो महिला है, आंगनवाड़ी केंद्रों में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगी। तो धरातल पर इसको क्रियान्वयन का यानी कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन का काम कौन करता है, आंगनवाड़ी केंद्र करते हैं। और विभाग कौन से हैं, ये तो देखो कागजी काम करते हैं कि कितनी महिलाओं, ये आंकड़े इकट्ठे करेंगे, कितनी महिलाओं को मिल गया है, कितना को बेनिफिट्स हुआ है, कितने को नहीं हुआ, ये सब कागजी काम ये विभाग करते हैं। और ऊपर से निर्देश देते हैं ये कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का ये आदेश है, ऐसा करना चाहिए, तो वो ऐसा काम ये विभाग करते हैं। लेकिन भूमि पर काम कौन करेगी, आंगनवाड़ी सेंटर। आंगनवाड़ी सेंटर नहीं है जहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधाएं होती है, अप्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है वहाँ पे, जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है, वो ये काम करती है। आशा वर्कर हो गए जैसे, वो काम करती है, ठीक है। तो कौन सा डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एम्पावरमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और फाइनली कौन करेगा, नीचे भूमि पे धरातल पे आंगनवाड़ी सेंटर्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको। योग्यता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कुछ तो एलिजिबिलिटी होती होगी, तभी तो उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हर स्कीम हर एक के लिए नहीं बनी होती है। स्कीम कुछ विशेष वर्गों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है कि भाई कोई कमजोर वर्ग है, जैसे महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग स्कीम है, सामान्य महिलाओं के लिए अलग स्कीम है, विधवाओं के लिए अलग स्कीम है, बच्चों के लिए अलग स्कीम है। तो कुछ विशेष वर्गों को ध्यान में रख के योजनाएं बनाई जाती है। अब इसकी योग्यता हुई, योग्यता सबसे पहले तो महिला गर्भवती होनी चाहिए, उसकी आयु कितने, 19 वर्ष से 55 वर्ष के बीच हो। 19 वर्ष से पहले तो मान लो वो 18 वर्ष से पहले तो वो बाल विवाह माना जाएगा, वो तो अपराध ही है, इसलिए 19 वर्ष तक उसको क्या माना जाएगा कि वो
19 वर्ष या इससे अधिक हो। 55 वर्ष क्यों लिमिट रखी है? देखो, अगर महिला है, कोई वृद्ध महिला है, मान लो 55 वर्ष से कोई अधिक आयु की महिला है, वो अगर गर्भवती होगी तो बच्चा और मदर दोनों की जान को क्या है, जोखिम है, दोनों की जान को खतरा है, दोनों की मृत्यु हो सकती है। इसलिए इस आयु के बाद, वैसे तो इस आयु के बाद बच्चे होते भी नहीं है, पर इन केस कुछ केसेस में बच्चे हो जाते हैं, तो उनको यहाँ बेनिफिट नहीं मिलेगा। और दूसरा बेनिफिट कब मिलेगा? जब पहला जीवित बच्चा हो। तो 55 वर्ष तक मान लो किसी लेडीज़ ने बच्चा किया ही नहीं, और 56 वर्ष में जाके वो सोचती है कि मैं एक बच्चा कर लूँ तो मेरे को इस स्कीम का क्या बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा आपको। और कब मिलता है? ये सिर्फ पहले जीवित जन्म बच्चे के लिए। फर्स्ट कौन सा होगा? लाइव बॉर्न चाइल्ड। जो बच्चा पहला होगा, जीवित होगा, तभी मिलेगा। इसमें देखो 3 किस्तों में राशि मिलती है ना, तो पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 किस्तों में राशि मिलती है मान लो, ठीक है। अब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, आपको पहली किस्त मिल गई, दूसरी किस्त में भी आपको राशि मिल गई। अब मान लो तीसरी किस्त करवाने के इससे पहले आपका मिसकैरेज हो गया इस महिला का, तो उसको ये बेनिफिट तो मिल गया, लेकिन ये वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये तब मिलेगा जब बच्चा पूर्ण रूप से जीवित पैदा हो। अब दूसरा बच्चा हुआ मान लो उसका, तो उसको क्या ये बेनिफिट मिलेंगे? शायद ये बेनिफिट उसको नहीं मिलेंगे, उसको तीसरा बेनिफिट मिल जाएगा अगर बच्चा जीवित बच्चा तो, ठीक है। ये बेनिफिट मिलता है फर्स्ट लाइव बोर्न चाइल्ड के ऊपर। मिसकैरेज अगर कुछ हो गया तो उसको फिर ये बेनिफिट्स आगे नहीं मिलेंगे। अब लाभ क्या होता है? इसके बेनिफिट्स होते हैं 3 किस्तों में। 3 किस्तों में आपको राशि मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको जो 5,000 रुपये, इसमें 5,000 रुपये मिलते हैं, आपको जो 5,000 रुपये मिलने वाले हैं वो एक साथ दे देंगे, एक साथ नहीं मिलते, टाइम टू टाइम। जैसे 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है तो 9 महीने के ड्यूरेशन में आपको धीरे धीरे दिए जाते हैं। अब जैसे किसी महिला को पता लगा कि वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसको आंगनवाड़ी केंद्र में या फिर किसी आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है तो वहाँ पे अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधाओं में जाना पड़ेगा, और वहाँ जाके अपने गर्भावस्था का उसको क्या कराना पड़ेगा? पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन उसने करवा दिया तो उसको 1,000 रुपये मिल गए, ठीक है। उसके बाद उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट, दूसरी किस्त कब मिलती है? जब एक जांच कराती है 6 महीने के अंदर अंदर, 6 मंथ, जब उसको पता लगे कि वो प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट हो गई उस दिन से लेके 6 महीने के अंदर अंदर वो एक प्री नेटल चेकअप करवाती है, प्रसव पूर्व जांच करवाती है, तो उसको 2,000 रुपये मिलते हैं उस जांच के आधार पे। उसने जांच करवा दिया 6 महीने के अंदर अंदर, तब उसको 2,000 रुपये और मिल गए। और तीसरी किस्त जब बच्चा पैदा हो गया, बच्चा चाहे बॉय हो या फिर चाहे गर्ल हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्कीम में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना फर्स्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है। तीसरी किस्त आपको मिल जाएगी जब बच्चा हो गया, तो बच्चे को आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए बच्चे का नाम रजिस्टर होगा। उसके बाद 14 हफ्तों के भीतर 14 वीक्स के अंदर अंदर, 14 हफ्तों के अंदर अंदर आपको, सप्ताह के अंदर अंदर आपको ये टीकाकरण लगवाना है। BCG का होगा, OPV, DPT और हेपेटाइटिस बी का, ये डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस के टीके होते हैं, या हेपेटाइटिस बी के टीके होते हैं। ये जब करवा लोगे तो आपको फिर 2,000 रुपये मिल जाएंगे। तो कुल कितनी राशि मिल गई आपको? पहली किस्त में आपको मिली 1,000 रुपये, दूसरी किस्त में आपको 2,000 रुपये, और तीसरी किस्त में आपको 2,000 रुपये। तो टोटल आपको मिल गए 5,000 रुपये मिल गए आपको, यानी 5,000 रुपये का आपको आर्थिक सहायता दे दी गई है। फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको दे दिया गया है। आर्थिक सहायता 5,000 रुपये सरकार की तरफ से आपको मिल गई है, ताकि आपकी मजदूरी का नुकसान न हो और आप अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, जो पोषण की आवश्यकता है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, जो पोषण की आवश्यकता है, उनको पूरा कर सको, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या है कि बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स में वही है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी आपको 1,000 रुपीज़ ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी एट आंगनवाड़ी सेंटर और अप्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटी। जो अप्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटी है, जहाँ आंगनवाड़ी सेंटर नहीं है वहाँ पे कुछ अदर फैसिलिटी होगी, वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आपको 1,000 रुपये मिल गए। उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलती है 2,000 रुपीज़, जब आपने प्रेगनेंसी का आपको पता लगा और उसके 6 मंथ के अंदर अंदर आपने क्या करवा लिया? एक PNC करवा लिया, प्री नेटल चेकअप या एंटीनेटल चेकअप। इसको PNC भी कहते हैं या इसको ANC भी कहते हैं, सॉरी, प्री नेटल चेकअप या एंटीनेटल चेकअप करवा लिया आपने कब? 6 मंथ के अंदर अंदर, तो आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल गई। उसके बाद आपको मिलेगी थर्ड इंस्टॉलमेंट कब? जब बेबी हो गया आपका, आपने उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उसके बाद आपने उसका वैक्सीनेशन करवा लिया, जितने भी वैक्सीनेशन होने थे, BCG का, OPV का, DPT और हेपेटाइटिस बी के करवा लिए। उसके बाद आपको फिर 2,000 रुपीज़ मिल गए। तो टोटल आपको कितने मिल गए? 5,000 रुपीज़ मिल गए। इसके साथ एक कंबाइंड स्कीम होती है, जननी सुरक्षा योजना।
ये कब देती है? इसका लाभ मिलता है अगर आपने संस्थागत प्रसव कराया है, अगर आपने कोई इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराई है, अगर आपने कोई हॉस्पिटल में या फिर कोई हेल्थ केयर में अपनी डिलीवरी करवाई है, तो आपको 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लाभ मिलता है। किस योजना के तहत? जननी सुरक्षा योजना के तहत। यानी कि आपको प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत तो आपको 5000 मिल रहे हैं। कब? फर्स्ट बेबी पे। ठीक है। प्लस जननी सुरक्षा योजना, अगर आपने वो दाई की जगह, घर पे न कराने की जगह आपने कोई इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवा ली, यानी आप हॉस्पिटल में गए या फिर आप किसी हेल्थ केयर में जहाँ पे ये सुविधा है और जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, जहाँ के डॉक्टर गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हो, गवर्नमेंट इम्पेनल्ड हो, ठीक है, वहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ और मिल जाएंगे। तो कुल आपके यहाँ पे 6000 रुपये का आपको गर्भवती महिलाओं को लाभ होगा। किसको लाभ होगा? जो गर्भवती महिलाएं होंगी, जो कामकाजी महिलाएं हैं, जिनको दैनिक मजदूरी का नुकसान हो रहा है, उनको 6000 रुपये मिल जाएंगे इन 2 स्कीम्स के तहत। ये आपको समझ में आ गया? यही चीज़ इसमें लिखी हुई है, आप पढ़ोगे तो भी यही चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। इंग्लिश में देख लेते हैं। तो एलिजिबल बेनिफिशियरीज रिसीव्स एन अमाउंट ऑफ अराउंड 1000 रुपीज़ अंडर जननी सुरक्षा योजना। कब कराओगे? कब मिलेगा? जब आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराओगे। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी आइदर डिलीवरी इन हॉस्पिटल और इन हेल्थ केयर और विद और जब जो डॉक्टर हो, कौन से हो? गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हो, कोई झोला छाप डॉक्टर नहीं होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं होना चाहिए जो सरकार के इम्पेनल्ड ना हो, सरकार की सूची में शामिल ना हो, या सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड ना हो। और इसके कुछ अपात्रताएं हैं कि किस महिलाओं को यह नहीं मिलेगा। इन एलिजिबिलिटी क्या है? जो महिलाएं किसी अन्य मातृत्व योजना का लाभ उठा रही है, या फिर जो मातृत्व अवकाश का लाभ ले रही हो, उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि कोई अलग स्कीम चल रही है, उसमें आपने रजिस्टर करवा रखा है, रजिस्ट्रेशन, तो आपको ये लाभ प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना वाला लाभ नहीं मिलेगा। या फिर आप मातृत्व अवकाश पे हो, या आप मैटरनिटी लीव पे हो, तो इसका मतलब आप कोई ना कोई सर्विस कर रहे हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, आप सर्विस कर रहे हो, तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। या आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित रोजगार हो, यानी कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी पीएसयू में क्या हो, आप जॉब कर रहे हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, तो भी आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। इन एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। दोज हु आर अवेलिंग बेनिफिट्स अंडर एनी अदर मैटरनिटी स्कीम और मैटरनिटी लीव, जो कोई मैटरनिटी स्कीम दूसरी का अवेल कर रहा है बेनिफिट्स, या फिर कोई मैटरनिटी लीव ले रखी है, तो आपको ये लाभ नहीं मिलेंगे। आइदर यू आर गवर्नमेंट अप्लाई हो, कहाँ पे हो? सेंट्रल गवर्नमेंट में अंदर हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट में हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हो। अंडर टेकिंग में हो, इसको कहते हैं पीएसयू। अच्छी जॉब होती है पीएसयू की, बहुत बेहतरीन जॉब होती है। अगर आपको कभी मौका मिले पीएसयू का पेपर देने के लिए, उसमें भी करंट अफेयर आता है, ध्यान रखना। सॉरी, उसमें भी करंट अफेयर आता है। ठीक है। तो ओवरऑल आपको क्या हो गया? आपको एक सेकेंड, आपको प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना 1.0 के तहत आपको क्या मिल गया? 5000 रुपये मिल गए। इसके बाद आपको क्या मिलेगा? इस योजना के तहत तो आपको इतना ही मिलेगा, प्लस आपको जननी सुरक्षा योजना के तहत 1000 रुपये मिल गए, तो टोटल आपको 6000 रुपये मिल गए। ठीक है। 6000 महिला को मिल चुके हैं, तो वो अपनी कुछ दैनिक आवश्यकताएं और पोषण की पूर्ति कर सकती है। कुछ केले वेले खा लेगी, फल फ्रूट खा लेगी, पोषण की पूर्ति कर सकती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, उनमें आपको कुछ दलिया वलिया वैसे जो मिलता रहता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, वहाँ पे 2 टाइम आपको खाना मिलता है, 2 टाइम। और वो खाना वेल बैलेंस डाइट होती है, सुबह और शाम खाना मिलता है, वो भी मिलेगा। तो आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। तो ये कब मिलता है? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइव बॉर्न चाइल्ड पे। और इसका पहले कुछ नाम अलग हुआ करता था, वो देख लेते हैं। इसका पहले नाम होता था, इस स्कीम का पहले, सॉरी एक मिनट रुको, ये जो स्कीम थी ना, इसका नाम चेंज कर दिया 2010 में। कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2010 ईस्वी में कांग्रेस सरकार द्वारा इस स्कीम का नाम था इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, मातृत्व सहयोग योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, इंदिरा गांधी मैटरनिटी असिस्टेंस स्कीम कह सकते हो आप, ठीक है। 2010 में शुरू हुई थी कांग्रेस की सरकार में, फिर 2000 हमने 17 में देखा मोदी गवर्नमेंट ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना। अब कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो वो स्कीम्स के नाम करती है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के ऊपर, राजीव गांधी के ऊपर, नेहरू जी के ऊपर नेहरू जी स्कीम, या फिर गांधी जी के ऊपर महात्मा गांधी, ऐसे करके स्कीम नाम होती है। मोदी जी की गवर्नमेंट आती है तो वो अटल बिहारी जी के ऊपर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर, या फिर कोई जो इनके बीजेपी से जुड़ा कोई बड़ा नेता हो या फिर कोई बड़ी महिला हो, उनके ऊपर नाम चलता रहता है इनका। तो ये आपस में नाम परिवर्तन का खेल तो चलता ही रहता है। स्कीम में लगभग लगभग चीज़ें समान ही होती है, बस नाम ही परिवर्तन होता है। अब ये योजना 1 अप्रैल 2022 से इसका नाम तो वही रहा, लेकिन एक नया वर्जन स्टार्ट कर दिया 2.0। नया वर्जन क्या स्टार्ट कर दिया, 2.0, 1 अप्रैल 2022 से। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ जोड़ी गई, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या चीज़ जोड़ी गई थी। इसमें आपको, इसमें ये है देखो, इसमें अगर आपका कोई सेकंड बेबी होता है, सेकंड बेबी हो गया इसके तहत, और वो गर्ल हुई, वो लड़की हुई, यानी यहाँ जब समझाता हूँ कि आपका सेकंड बेबी लड़की हुई तो आपको सीधे सीधे 6,000 रुपये मिलेंगे, एक मुश्त राशि, कोई प्रकार की किस्त नहीं होगी, किसी प्रकार का कुछ नहीं होगा। लड़की हुई, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, 6,000 रुपये आपके खाते में, सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा आपके अकाउंट में, सीधा आपके खाते में 6,000। पहला बेबी तो वो तो प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना वाला चलेगा ही, और ये दूसरे बेबी के ऊपर, ये पूरी स्कीम दूसरे बेबी पे ही निर्भर है। ऐसा क्यों किया है, ताकि बच्चियों को पैदा होने से न रोका जाए, बच्चियों को पैदा होने दिया जाए, भ्रूण हत्या न की जाए, इसलिए इस चीज़ को किया गया है, ठीक है। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, वो सुधरे। 928 है ना, उसको 1,000 से ऊपर लेके आए। तो शुरू करते हैं। इसको शुरू कब किया गया था, इसको शुरू किया गया था 1 अप्रैल 2022 से, स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल 2022। प्रावधान क्या है, वही प्रावधान मैं बता चुका हूँ आपको कि अगर दूसरा बच्चा लड़की हुई तो आपको 6,000 अतिरिक्त राशि मिलेगी। कब, एक मुश्त मिलेगी, एक साथ आपको 6,000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। प्रोविजन क्या है, इफ द सेकंड चाइल्ड इज ए गर्ल एन एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹6,000 विल बी गिवन इन ए लंप सम, एक मुश्त मिल जाएगा आपको 6,000। यानी कि इसमें जो पहला बच्चा हो रहा था आपका, यहाँ समझाता हूँ, देखो जो फर्स्ट चाइल्ड था आपका, उस पर आपको 5,000 मिल रहे थे। ये जेंडर न्यूट्रल है, ये जेंडर न्यूट्रल है, इसमें लड़का हो या लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना 2.0 की बात कर रहा हूँ। ये फर्स्ट में तो था ही, और ये सेकंड में भी है, ये तो चलता रहेगा। ये जेंडर बायस्ड नहीं है, जेंडर न्यूट्रल है, लड़का हो या लड़की हो आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। इसके साथ आपको यहाँ पे 1,000 रुपये वो जननी सुरक्षा योजना वाले मिल रहे थे। अब इसमें क्या है, 2.0 में आपका गर्भवती महिला का दूसरा बच्चा हुआ और वो लड़की हुई, वो क्या हुई, बच्ची हुई, गर्ल, बेबी गर्ल हुई, तो आपको 6,000 रुपये डायरेक्ट आपके अकाउंट में। तो टोटल आपको 2 बच्चों पे 12,000 रुपये का बेनिफिट हो गया। बस यही चीज़ है इसमें। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य, इसका उद्देश्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि बालिकाओं के प्रति व्यवहार जो सकारात्मक हो, यानी कि अपना बिहेवियर चेंज करना है हमें लड़कियों के प्रति। कौन सा बिहेवियर कैसा हो, पॉजिटिव हो, न कि नेगेटिव हो। यानी बच्चियों को हमें लेके आना है, जो जैसे जो बात है ना, अगले जन्म मोहे बिटिया ने कीजो, उसको अगले जन्म मोहे बिटिया ने कीजो, जो स्लोगन है उसको ऐसा बनाना है कि अगले जन्म मोहे बिटिया ही दीजो, ताकि 6,000 रुपये मिल जाए और भी बेनिफिट का फायदा हो जाए। तो जो महिलाएं कहें अगले जन्म मोहे बिटिया ही दीजो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करें। तो गवर्नमेंट हमेशा असिस्ट करती है, सहायता करती है महिलाओं को, बच्चियों को समाज में लाने के लिए, ताकि हमारा लिंग अनुपात सुधर सके और तरक्की हो सके। जिस समाज में महिलाओं की इज्जत होती है, महिलाओं की तरक्की होती है, वो समाज हमेशा तरक्की करता है। योग्यता क्या है, योग्यता अब थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया इसको। पहले 19 वर्ष था, अब मान लो इसको कर दिया 18 वर्ष 7 माह से लेके 55 वर्ष तक। 55 वर्ष वाला मैंने आपको समझा चुका हूँ 55 वर्ष क्यों है। 18 वर्ष 7 माह अगर थोड़ा स्पेसिफिक जाए तो 18 वर्ष 7 माह कर दिया, ठीक है। वुमेन एज बिटवीन 18 ईयर्स 7 मंथ्स टू
55 ईयर, ये एलिजिबल है, गर्भवती होनी चाहिए, नियोजित अनियोजित हो, मतलब ज़्यादा नियमित रोजगार नहीं हो और मजदूरी का लाभ ना उठा रही हो, ये वो तो है ही, देखो गर्भवती होनी चाहिए, वो तो इसके योग्यता में है ही है। इसमें बेनिफिट्स क्या होगा, अब देखो बेनिफिट्स थोड़ा चेंज हो चुका है। चेंज क्या हो चुका है, अभी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अब बेनिफिट्स कैसे चेंज हो चुका है, सॉरी, प्रधानमंत्री मातृवंदन मातृवंदन योजना 2.0, इसको पढ़ रहे हैं हम। पहले क्या मिलता था, पहले पहले जब प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना थी तो इसमें हमें 3 किस्तों में मिलते थे 5,000 रुपये। 3 किस्तों में कितने, 5,000 रुपीज़, 3 किस्तों में 5,000 रुपये मिलते थे। अब क्या हो गया, अब इसी चीज़ को कर दिया कि 2 किस्तों में मिलेंगे 5,000 रुपये, 2 किस्तों में। अब आपको पैसे मिलेंगे 2 किस्तों में मिलेंगे, कितने, उतने ही 5,000 रुपये। 5,000 को मैं 5K भी लिख दूं, K का मतलब 3 जीरो ही होता है, 1,000 होता है इसका मतलब। तो ये रुपये आपको मिलेंगे 2 किस्तों में अब। और दूसरे आपको क्या मिलेगा, अगर आपका सेकंड बेबी गर्ल हो, लड़की हो, तो आपको 6,000 रुपये सीधे मिलेंगे, ठीक है। तो आपको 11,000, वो जननी सुरक्षा वाले 1,000 वाले यहाँ पे आप जोड़ो, नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप जोड़ भी सकते हो और नहीं भी जोड़ो। तो फर्स्ट बेबी जेंडर न्यूट्रल है, लड़का हो या लड़की हो, 2 किस्तों में आपको 5,000 रुपये मिल रहे हैं। सेकंड बेबी जेंडर बेस्ड है, लड़की ही होनी चाहिए, तब जाके आपको 6,000 मिलेंगे। ये बेनिफिट थे इसके। हाँ, अब हम लाभ देख लेते हैं। लाभ क्या है कि पहले बच्चे के जन्म पर आपको 5,000 रुपये की राशि 2 किस्तों में मिलेगी अब, ठीक है। पहले 3 किस्तों में मिल रही थी, जब प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना एक थी तब तो आपको 3 किस्तों में मिल रही थी। अब 2.02 हो गई तो आपको यही राशि 2 किस्तों में मिल रही है। कब मिल रही है कि जब आपने अंतिम माहवारी चक्र, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो आपको पता लगे कि पंजीकरण है, लेडीज को पता लगे कि मैं अब क्या हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, तो आपने पंजीकरण करवा दिया। तो उसके बाद आपने 6 महीने के अंदर अंदर, यानी कि जब पता लगा पंजीकरण करवा दिया, उसके बाद 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर अंदर आपने उसको 6 मंथ्स, इन बिटवीन 6 मंथ्स आपने उसको क्या करा दिया, एक PNC करवा लिया, आपने प्री नेटल चेकअप करा लिया। तो आपके अकाउंट में सीधे 3,000 रुपये डाल देगी सरकार, इस रिपोर्ट के आधार पर कि हाँ भाई इन्होंने चेकअप करवा लिया है और ये प्रेग्नेंट है और वो अभी 6 महीने के अंदर अंदर करवा दिया, तो 3,000 रुपये मिल गए। दूसरी किस्त वही है, 2,000 रुपये मिलेंगे जब आपका बच्चा पैदा हो गया, उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जन्म प्रमाण पत्र के लिए, फिर 14 सप्ताह के भीतर भीतर उसका टीकाकरण करवा लिए, तो फिर आपको 2,000 रुपये मिल गए, यानी 5,000 रुपये आपके अकाउंट में आ चुके हैं। जननी सुरक्षा योजना के तहत अगर आपने हॉस्पिटल में करवाया है या किसी हेल्थ केयर में करवाया है या गवर्नमेंट अप्रूव्ड किसी डॉक्टर के पास करवाया है, तो आपको क्या मिल गया, आप वहाँ पे 1,000 रुपये और मिल गए। अब जो मेन बेनिफिट है इस स्कीम का कि सेकंड बेबी आपका लड़की हो गया तो आपको सीधे अतिरिक्त 6,000 रुपये आपके सीधे अकाउंट में आ जाएंगे, आपके सीधे अकाउंट में आ गए 6,000 रुपये। ये आपको क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। किसको, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनको फ़ायदा हो गया। उनको मैं रेफरेंस करके आपको बोल रहा हूँ, मतलब उनको जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, जो बेनिफिशरी है, उनको रेफरेंस लेके बोल रहा हूँ। बेनिफिट्स देख लो, एन अमाउंट ऑफ 5,000 रुपीज़ होगा फर्स्ट चाइल्ड पे, अब 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। पहले 3 इंस्टॉलमेंट पे था, अब वो 3 से 2 में हो गया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने आपको बताई दी, 3,000 रुपीज़ होगा ऑन कंप्लीशन ऑफ PNC प्रीनेटल चेकअप। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करवाओगे विद इन एटलीस्ट 6 मंथ फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल आई उसके बाद ही पता लगता है कि भाई अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं हुआ तो कुछ गड़बड़ है, या तो बच्चा होने वाला है या कुछ बीमारी हो सकती है। तो डॉक्टर को दिखाते हैं, जो डॉक्टर कहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो तो फिर आप यहाँ पे आपने क्या करा लिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया। कहाँ करवा लिया, आंगनबाड़ी सेंटर में। आंगनबाड़ी सेंटर नहीं है तो अप्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटी में चले गए आप वहाँ आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और 6 महीने के भीतर भीतर आपने PNC करवा ली, तो आपको 3,000 रुपये मिल गए। उसके बाद बच्चा हो गया, रजिस्ट्रेशन करवाया और सभी टीकाकरण करवा लिए, तो आपको 2,000 रुपये और मिल गए। उसके बाद दूसरा बच्चा हुआ, सेकंड बेबी हुआ और वो हुई गर्ल, तो ही आपको 6,000 मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। उसका क्रियान्वयन कौन करता है, आंगनवाड़ी या आशा वर्कर द्वारा।
और एक वेब बेस्ड MIS सॉफ्टवेयर आता है। इस सॉफ्टवेयर के तहत आपको आपके अकाउंट में आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है आपके अकाउंट में सीधा इसी सॉफ्टवेयर के तहत। कौन सा सॉफ्टवेयर है? वेब बेस्ड MIS सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखना इसको, ये भी पूछा जा सकता है। तो इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर, इनके द्वारा। ठीक है, ये स्कीम हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म होती है। इसके बाद ये तो आंकड़े हैं, कुछ ज़्यादा काम के नहीं है। आप इतना ध्यान रखना कि लगभग 4 करोड़ से ऊपर लोगों ने, महिलाओं ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और 4 करोड़ से ऊपर महिलाओं को बेनिफिट्स मिल चुका है, लाभ मिल चुका है इस स्कीम का। और लगभग 20,000 करोड़ का फायदा, यानी 20,000 करोड़ की राशि भुगतान की जा चुकी है इस स्कीम के तहत। तो यहाँ मैंने आपको क्या समझा दिया पूरा, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना 1 प्लस इसका 2.0, एक एक धागे धागे खोल के हमने इस स्कीम को पूरा किया। एक एक योजना का एक एक पॉइंट बार देख लिया है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी देख लिए, लाभ भी देख लिए, किनको मिलना चाहिए किनको नहीं मिलना चाहिए, और इनके अपात्र या इनएलिजिबल है ना, वो भी वही है जो सेम वहाँ पे प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना फर्स्ट में थे, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना फर्स्ट में थे, वही सेम इनएलिजिबल है जो अयोग्य है या अपात्र है। तो वहाँ पे आप ये मत सोचना कि सर वो क्यों नहीं है। अब एक चीज़ और आपको मैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा अपने बारे में एक और बताना चाहता हूँ कि देखो, ये तो जो मेरा क्रोनो ज्ञान है, क्रोनो ज्ञान चैनल है, इस पे तो हमारा चलेगा करंट अफेयर और स्कीम्स चलेगी, सारा करंट अफेयर, सारी स्कीम्स एग्जाम रिलेटेड। एक मेरा और चैनल है यूट्यूब का, राज ज्ञान। राज ज्ञान में देखो राजस्थान जीके का होगा, राजस्थान जीके, जो राजस्थान के विद्यार्थी हैं उनमें मैं राजस्थान जीके उनको करवाऊंगा। राजस्थान जीके में राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री के साथ आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी करेंगे, राजस्थान की पॉलिटी करेंगे, और जो भी इकोनॉमिक सर्वे आएगा, बजट आएगा, वो सब हम यहाँ पे करेंगे राजस्थान राज ज्ञान चैनल में। ठीक है, तो 2 चैनल है, विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए, एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखते हुए। करंट अफेयर को लेके, करंट अफेयर की बहुत दिक्कत आती है, वैसे तो बहुत से आपको यूट्यूब पे चैनल मिल जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको और कहीं नहीं जाना पड़े। अगर आपने प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना यहाँ से पढ़ ली तो अब आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़े, क्योंकि मेरे सोर्स थोड़े रिलायबल है। मेरे सोर्स बता देता हूँ आपको, मेरे सोर्स क्या क्या है जिससे मैं ये चीज़ें उठाता हूँ, वो सारे ऑथेंटिक सोर्स हैं। ऑथेंटिक सोर्स बोले तो कैसे कैसे सोर्स हो सकते हैं, मान लो एक तो मेरा सोर्स होगा PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट से संबंधित है। बाकी वेबसाइट्स है, गवर्नमेंट की जितनी वेबसाइट्स होगी वहाँ से उठाएंगे चीज़ें, जैसे मैंने प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना में भी वेबसाइट से उठाया है, PIB से चीज़ें उठाई है। न्यूज़पेपर होंगे अपने, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, ये न्यूज़पेपर होंगे। और इसके अलावा अपना जो जो संसद TV है उसको भी देखते रहेंगे, उसमें भी कुछ बढ़िया चीज़ आई तो उसको यहाँ से उठा लेंगे। और जो राजस्थान वाला पोर्शन है, जो राजस्थान का पोर्शन है, वो हम DIPR वाला है, DIPR से उठाएंगे, सॉरी यहाँ से। इसके अलावा सूजस जो बुलेटिन आती है प्रतिदिन, वहाँ से उठाएंगे। और ऑफिशियल वेबसाइट्स होगी इसकी, जो भी गवर्नमेंट की, राजस्थान गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं कोई भी विभाग की, वहाँ से चीज़ें उठाएंगे। ठीक है, और जो समाचार पत्र होंगे, जो विश्वसनीय पत्र हैं, उनकी विश्वसनीय सूचनाएं होंगी, जो विश्वसनीय सूचनाएं होंगी उनको उठा लेंगे, वहाँ से उठा के हमारे करंट अफेयर में डालेंगे। तो हमारे सोर्स बहुत ही प्रामाणिक है, ऑथेंटिक सोर्स है, जिसके बेस पे हम अपना करंट अफेयर तैयार करेंगे। राजस्थान का भी जो जीके पढ़ाऊंगा उसके भी मैंने सारे प्रमाणिक स्रोतों का ही उपयोग लिया है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, ये बताया था क्या, अच्छा यहाँ बताया था मैंने आपको कि राजस्थान जीके करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इन सब के हमारे सोर्स क्या हैं, सारे प्रामाणिक सोर्स हैं। प्रामाणिक सोर्स है, जैसे बुक्स होगी RBSC की, NCERT हो गया। उसके बाद हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हो गई, राजस्थान यूनिवर्सिटी की पुस्तकें हो गई, ऐसे।
और जो ऑथर जिनको गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है उनकी बुक्स होगी, उनके हिसाब से हम ये लेके चलेंगे। हमारा हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक सर्वे तो खैर गवर्नमेंट वाला ही पढ़ेंगे, पूरा गवर्नमेंट वाला पढ़ेंगे, और बजट भी गवर्नमेंट वाला ही पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट निकालती है। किसी का काट जान करके नहीं करेंगे, हम सब खुद ही उसकी काट छांट करेंगे। ठीक है, तो आज इसी के साथ हमारा पहला लेक्चर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कुछ बढ़िया स्किल्स के साथ और बढ़िया इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ, और साथ ही राजस्थान वाले चैनल पे हम सबसे पहले राजस्थान का आर्ट एंगल से स्टार्ट करेंगे। चलो, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ाई पे आप ध्यान दो और सीरियसली पढ़ो। बाय।